सन 1451 की बात है जब सुल्तान मोहम्मद द्वितीय दूसरी बार गद्दी पर बैठे तो अपने से पहले के सुल्तानों की तरह उन्होंने भी कुस्तुनतुनिया और पूरे इस्तांबुल को फतह करने का ख्वाब देखा। उन्होंने 6 अप्रैल 1953 को पहले तो इस्तांबुल की ज़मीनी घेराबंदी का हुक्म दिया, लेकिन फिर बाद में उन्होंने इसकी समुद्री घेराबंदी भी की। इस तरह समंदर की ओर से वह इस्तांबुल को जीतने के अपने सपने को सच करने में कामयाब हुए। 1.5 महीने से ज़्यादा समय की घेराबंदी के बाद इस्तांबुल आखिरकार 29 मई 1453 को फतह हो गया और सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को सुल्तान मोहम्मद फतेह की उपाधि दी गई। इसमें कोई शक नहीं कि इस्तांबुल फतेह की यादगार घटनाओं में से एक ज़मीनी रास्ते से गोल्डन हॉर्न तक समुद्री जहाज़ों और नावों को पहुंचाना है। यह वह अंदरूनी रास्ता है जो आज इस्तांबुल के यूरोपीय भाग को 2 हिस्सों में बांटता है। सन 1453 में बाइजेंटाइन साम्राज्य उस क्षेत्र तक ही फैला था जिसे आज इस्तांबुल के ऐतिहासिक प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। उस वक्त पेरा का इलाका, जो आज का गुलाटा है, जिनेवा का उपनिवेश था। ऑटोमन साम्राज्य यानी उस्मानिया खिलाफत बाइजेंटाइन की राजधानी पर कब्जा करना चाहता था, जो एनातोलिया और यूरोप में उसके भूभाग के मध्य स्थित था, और वह अपने साम्राज्य को पूरब से पश्चिम तक दुनिया से जोड़ना चाहता था। 6 अप्रैल को शहर की पश्चिमी दीवारों पर पहुंचकर उस्मानी सिपाहियों ने उसकी कई परतों वाली मोटी और अभेद दीवारों पर तोपों से फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन उसकी नौसेना उस मजबूत सुरक्षा दीवार को पार न कर सकी जो बाइजेंटाइन साम्राज्य ने गोल्डन हॉर्न के पास खड़ी कर रखी थी। इस वजह से वह मारमारा सागर के रास्ते गोल्डन हॉर्न के अंदर नहीं जा सकी। बीबीसी के मुताबिक इस्तांबुल विजय के बारे में गहन अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं में से एक प्रोफेसर फरीदून अहमद कहते हैं कि मोहम्मद द्वितीय ने अपनी सल्तनत की शुरुआत से ही इस्तांबुल की घेराबंदी करने की योजना बनानी शुरू कर दी थी और गोल्डन हॉर्न के अंदर पहुंचना भी उस योजना में शामिल था। अहमद कहते हैं मोहम्मद फातेह ने गैलीपोल में करीब 100 समुद्री जहाज़ तैयार कराए और उन्हें इस्तांबुल के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसके अलावा ऐसा लगता है कि सुल्तान मोहम्मद द्वितीय को यह भी मालूम था कि क्रूसेडर्स यानी ईसाई ने 1204 में गोल्डन हॉर्न में प्रवेश कर इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया था। ज़मीनी रास्ते के इर्द गिर्द दीवारों की लंबाई 7 से 8 किलोमीटर थी और दूसरी दीवारों के साथ उसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर थी। इसलिए उन सभी इलाकों को पूरी तरह घेरने और गोल्डन हॉर्न में नौसेना के जरिए कमज़ोर दीवारों को निशाना बनाने की योजना बनाई गई। 2011 में कुस्तुनतुनिया की घेराबंदी और पतन नाम से छपी किताब में बताया गया है कि मोहम्मद द्वितीय ने कुछ समय के लिए समुद्री जहाज़ों को धरती के रास्ते भेजने की योजना टाल दी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वीनस के समुद्री जहाज़ बाइजेंटाइन की मदद के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी योजना रद्द कर दी और तुरंत जहाज़ों को तैनात किया। प्रोफेसर फरीदून अहमद का कहना है कि हम यह समझते हैं कि जहाज़ दोलमे बाग से ज़मीन पर ले जाए गए थे। अगर समुद्री जहाज़ आर्टिलरी के इलाके से ले जाए गए होते तो उसे दूसरी दिशा से देखा जाता और इसकी जानकारी बाइजेंटाइन को मिल जाती। इसलिए हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह समुद्री जहाज़ किस रास्ते से ले जाए गए थे, लेकिन इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि यह समुद्री जहाज़ अयूब के इलाके के बजाय कासिम पाशा के इलाके से लाए गए थे। सन 1953 एक बहुत अहम साल है, लेकिन इसके बारे में जानकारी देने वाले बहुत स्रोत नहीं हैं। जो स्रोत हैं वह सब जहाज़ों के आने जाने के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब है कि यह घटना कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि कई छोटी नावें ज़मीन पर बनाई गईं और फिर समुद्र में डाल दी गईं। कुस्तुनतुनिया की घेराबंदी और पतन नाम की किताब में लिखा है कि 22 अप्रैल सन 1953 को कुल 72 समुद्री जहाज़ों को ज़मीन के रास्ते से समुद्र में उतारा गया। उनमें 30 गैलियन और बड़ी संख्या में छोटे उस्मानी समुद्री जहाज़ शामिल थे। प्रोफेसर अहमद के मुताबिक बाइजेंटाइन स्रोतों में उपलब्ध जानकारी से यह पता चलता है कि वह इस काम के लिए उस्मानी तैयारी से अवगत नहीं थे। कुस्तुनतुनिया का पतन नाम की एक इतिहास की किताब में भी उस रात के बारे में यह जानकारी दी गई है। जमा की गई लकड़ियों से पहियों वाले ट्राम बनाए गए और उन्हें उस इलाके में लाया गया। इस दौरान कासिम पाशा में
भारी हथियार भेजे गए। 21 अप्रैल की रात में काम में बहुत तेज़ी आ गई। हज़ारों कार्यकर्ताओं ने आखिरी तैयारी पूरी कर ली और इस दौरान सुल्तान ने पेरा के इलाके में तैनात तोपों को लगातार फायर करने का हुक्म दे रखा था, ताकि आसपास मौजूद जहाज़ों को इसकी जानकारी ना हो कि ज़मीन पर क्या चल रहा है। कुछ तोपों को जानबूझकर पेरा की दीवारों पर फायर करने को कहा गया था, ताकि जेनेवा के सैनिकों को उन घटनाओं की जानकारी ना मिले। किताब में बताया गया है कि अगले दिन सुबह बाइजेंटाइन वाले समुद्री जहाज़ों को देखकर हैरान रह गए। दोनों ओर जासूसों की बड़ी तादाद रहने के बावजूद यह कार्रवाई बाइजेंटाइन कानों तक ना पहुंची और यह सुल्तान मोहम्मद की सेना के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।